हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो आगामी नेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है? तो विधिक अधिकार सामर्थ्य प्राप्त नहीं है वो अधिकार जो है नैतिक अधिकार, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और मौलिक अधिकार तीनों जो है इनको जो है विधिक सामर्थ्य प्राप्त है और नैतिक अधिकार को इसमें प्राप्त नहीं है। आप देख सकते हैं नैतिक अधिकार व्यक्ति के अंतःकरण और समाज की नैतिक चेतना पर आधारित होते हैं। राज्य न तो इस विषय पर कानून बना सकता है और न ही कोई दिशा निर्देश जारी कर सकता है। नैतिक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त जो है नहीं है, अर्थात कानूनी सहायता इसको प्राप्त नहीं है। बाकी तीनों को कानूनी सहायता प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे, यह कथन किसका है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका आंसर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि आप जो है कर्तव्यों का पालन कीजिए, जो अधिकार जो है आपको स्वयं प्राप्त हो जाएंगे, अधिकारों की आपको मांग नहीं करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं अधिकारों और कर्तव्यों के पारस्परिक संबंधों के बारे में महात्मा गांधी का विचार था कि अधिकांश लोग अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की नहीं। आगे वे कहते हैं कि मैंने अपनी अनपढ़ कर्मठ माँ से यह सीखा कि आप अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें, अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है? तो अधिकारों का प्रत्ययवादी सिद्धांत, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकारों का प्रत्ययवादी सिद्धांत जो है व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मानता है। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, व्यक्तित्व का अधिकार कांट के इस स्वतः सिद्ध तथ्य को मानकर चलता है कि मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के अनुरूप जीने का अधिकार है, और कांट के समान ग्रीन जैसे प्रत्ययवादी विचारक व्यक्तित्व के अधिकार को व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्लीज आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कीजिए सभी लोग। कौन कौन से अधिकारों को दूसरी पीढ़ी अधिकार माना जाता है? तो दूसरी पीढ़ी का जो अधिकार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को जो दूसरी पीढ़ी का अधिकार माना जाता है, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को दूसरी पीढ़ी के अधिकार माना जाता है। यूरोप में 19वीं सदी के सामाजिक सुधारों के दौरान इन अधिकारों की मांग की गई थी, यानी जब यूरोप में इन सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे उसी टाइम इन अधिकारों की मांग की थी, इसीलिए इन अधिकारों को जो दूसरी पीढ़ी के अधिकारों का मांग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पूछा गया है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अधिकार व्यक्ति की अंतःचेतना में अंतर्निहित हैं, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। बाकी तीनों सही हैं। अधिकार स्वाभाविक रूप से कर्तव्यों से बंधे हैं। एक अर्थ में अधिकारों का स्वरूप पूर्व सामाजिक है, क्योंकि अधिकार मात्र अमूर्त इकाई नहीं है, इनके क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक अधिकार जो है सामाजिक संदर्भ लिए होता है, वैयक्तिकता से इसका कोई संबंध नहीं होता है। अधिकार मांगों के रूप में प्रकट होते हैं जिन्हें समाज में समर्थन प्राप्त होता है। राज्य की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात इन्हें कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है? तो ग्रीन जो है टी.एच. ग्रीन जो आदर्शवादी विचारक हैं, इनके अनुसार जो प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत जो है सामाजिक चेतना है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ग्रीन प्राकृतिक अधिकारों को इसलिए स्वीकार करते हैं कि वे व्यक्तित्व के निर्माण की आवश्यक दशाएं हैं, न कि समाज विहीन प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त अधिकार, जैसा कि लोग मानते हैं। ग्रीन प्राकृतिक अधिकारों का आधार सामाजिक चेतना को मानते हैं। यह सार्वजनिक नैतिक चेतना है जिसमें सामान्य हित की धारणा का समावेश होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है। तो अधिकारों की जो ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता जो है अधिकार राज्य की देन होते हैं, ये उसकी विशेषता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार जो है इतिहास के परिणाम होते हैं। वर्षों से जिन रीति रिवाजों का हम पालन कर रहे होते हैं वे ही रीति रिवाज अधिकार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार का निर्माण न तो राज्य द्वारा किया जाता है और न ही ये प्राकृतिक होते हैं, बल्कि धीरे धीरे जिन रीति रिवाजों को हम अभ्यस्त हो जाते हैं और समाज जिन्हें स्वीकार कर लेता है वही अधिकार बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, अधिकार पूर्व नागर और पूर्व सामाजिक है, बिल्कुल राइट आंसर है। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकार राज्य की कृति है,
ठीक है। वैधानिक जो कानूनी है, अधिकार राज्य की कृति है, ये भी राइट हो जाएगा। और अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत अधिकारी परंपराओं की उपज है। बिल्कुल, ऐतिहासिक जो सिद्धांत हैं वो परंपराओं की ही देन होती है। जो परंपराएं हमारी चली आ रही हैं वही ऐतिहासिक अधिकार बन जाती हैं। और अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत अधिकार मनुष्य की शक्तियाँ हैं, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अधिकारों की जो यथार्थवादी सिद्धांत है अधिकार मनुष्य की शक्तियाँ हैं, ये राइट नहीं है। आप देख सकते हैं अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत नामक कोई सिद्धांत कभी प्रतिपादित नहीं किया गया है और न ही इस पर कोई विचार प्राप्त है, अथवा विकल्प डी जो है इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने अधिकारों को निजी और तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया था। तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा अधिकारों को जो है निजी और सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। स्पेंसर का विचार था कि समान स्वाधीनता का अधिकार सभी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है। इसी मौलिक प्राकृतिक अधिकार से अन्य मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति होती है। इन अधिकारों को स्पेंसर ने दो भागों में विभाजित किया है, निजी अधिकार और सार्वजनिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, बर्क जो है किस सिद्धांत का समर्थक था। तो बर्क जो है ऐतिहासिक सिद्धांत के समर्थक थे, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बर्क प्राकृतिक अधिकारों की धारणा से सर्वथा असहमत था और उसका कथन था कि प्राकृतिक अधिकारों को बल देना समाज में अराजकता उत्पन्न करना है। बर्क इन अधिकारों को राष्ट्र के लिए घातक समझता था और इन्हें राष्ट्रीय दृष्टि से अनुचित कार्य यानी नेशनल रॉन्ग्स कहा जाता था। बर्क अप्रत्यक्ष के रूप में अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं। यह किसने कहा, यह जॉन रॉल्स के द्वारा कहा गया था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जॉन रॉल्स ने अपना संपूर्ण जीवन न्याय के सिद्धांत की स्थापना में लगा दिया था। उन्होंने अपने न्याय सिद्धांत को खड़ा करने के लिए अपने पूर्ववर्ती चिंतकों के विचारों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने अपने सिद्धांत को समझौतावादियों के विचारों पर आधारित करते हुए उपयोगितावादियों के विचारों का खंडन किया। उन्होंने अपने सिद्धांत को नैतिक आधार प्रदान किया था। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने कहा अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य द्वारा लागू किया जाता है। ये बोसांके के द्वारा कहा गया था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अधिकार को परिभाषित करते हुए बोसांके लिखते हैं कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है। इसी संदर्भ में अधिकार को परिभाषित करते हुए लास्की भी कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी नहीं है। तो संरचनावादी जो नहीं है वो पूछा गया है, टी एच ग्रीन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन जो है आदर्शवादी विचारक हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है दुर्खीम की बात करें, मैक्स वेबर की बात करें और कार्ल मार्क्स, ये संरचनावादी हैं। आप देख सकते हैं ग्रीन संरचनावादी नहीं है। दुर्खीम, वेबर और मार्क्स ने समाज की संरचनाओं का विस्तार से वर्णन किया है। यह दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य के कृत्य समाज की संरचनाओं से निर्धारित होते हैं, अतः राज्य शक्ति का प्रयोग करने वाले लोगों के चरित्र से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति जो है टी एच ग्रीन थी, जो आदर्शवादी विचारक हैं, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ग्रीन ने राज्य के कार्यों की व्याख्या नकारात्मक रूप में की है, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य का कार्य जो है बाधाओं को बाधित करना। किंतु इस नकारात्मक भूमिका के बावजूद भी ग्रीन ने कहा कि यदि अशिक्षा, बेकारी, भूखमरी और शराबखोरी से लोगों का व्यक्तित्व जो नष्ट हो रहा है तो राज्य को इसे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा जर्मन चिंतक ग्रीन के विचारों से प्रभावित था। तो इसमें जो है कोई भी ऑप्शन मिल नहीं रहा है, इसलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, देखते हैं इसका। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में ग्रीन का समय हेगल, कांट और फिक्टे के पश्चात आता है। उपयुक्त तीनों विचारों का प्रभाव जो है ग्रीन के विचारों पर पड़ा है, न कि उक्त विचारों पर ग्रीन का। और तो उपयुक्त प्रश्न जो है गलत है, इसलिए तीनों का प्रभाव पड़ा है, इसलिए जो इसमें ऑप्शन एक भी नहीं दिया गया है। निम्न में से कौन सा एक कथन ग्रीन के बारे में गलत कहा गया है। तो पूछा ग्रीन बहुलवादी विचारक हैं, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। राज्य समाजों में एक समाज है, ये भी ग्रीन ने कहा था। ग्रीन के अनुसार राज्य सभी अधिकारों और समायोजनों का अंतिम स्रोत है, इसलिए वह सभी समाजों में क्या है, सर्वोच्च है। और ग्रीन के अनुसार राज्य की सर्वोच्चता प्राकृतिक अवस्था और संघ की प्रकृति से नियंत्रित है। ये ग्रीन के द्वारा तीनों स्टेटमेंट जो है राइट हो जाएंगे। ग्रीन बहुलवादी हैं, इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन जो है राज्य को बहुलवादी नहीं मानते, वह राज्य को अन्य समुदायों से उच्च स्थान देते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। तो यह कथन किसका है? तो ये लास्की के द्वारा कहा गया था, अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। तो अधिकारों को हेराल्ड लास्की के द्वारा प्राथमिकता दी गई थी, इसलिए इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अधिकारों की व्याख्या करते हुए लास्की कहते हैं कि राज्य अधिकारों का संरक्षक है। स्वीकृति या संरक्षक मात्र से राज्य अपने अधिकारों का निर्माता नहीं कह सकता। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई मनुष्य अपने व्यक्तित्व का श्रेष्ठतम व्यक्ति विकास नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, नागरिक को काम करने का अधिकार है, उसे अस्तित्व के साधनों के अभिगमन से वंचित करने का आशय है, उसे उस चीज़ से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास से को संभव बनाती है। और किसने कहा है? तो ये भी हेरोल्ड जे लास्की के द्वारा कहा गया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लास्की ने अपनी प्रसिद्ध रचना, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। लास्की ने जो अपनी प्रसिद्ध रचना एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखी थी, उसमें नागरिकों को काम करने के अधिकार का समर्थन करते हुए कहा कि इसके अभाव में नागरिक उन साधनों से वंचित हो जाएगा जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए जो आवश्यक हैं या मैंडेटरी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं हैं कि उसे लागू किया गया है। यह कथन संबंधित है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाए, नैसर्गिक अधिकारों से संबंधित है। आप देख सकते हैं इसको एक्सप्लेनेशन, अधिकारों का नैसर्गिक सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य के अधिकार राज्य से पहले हैं, अर्थात राज्य बाद में आया, अधिकार पहले आए। ये नैसर्गिक सिद्धांत कहता है। ये अधिकार नागरिकों को जन्मजात प्राप्त होते हैं। ये अधिकार राज्य की देन नहीं है, वरन ये तो स्वयं राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं, अतः इन्हें इसलिए लागू किया जाता है क्योंकि वे अधिकार हैं, इनको कानूनी मान्यता की आवश्यकता नहीं है। ये नैसर्गिक सिद्धांतवादी मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है पूछ रहा है, तो इसमें देख लेते हैं। वैधानिक अधिकार सिद्धांत हॉब्स, बेंथम, हेगेल, रूसो, ये रॉन्ग हो जाएगा। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, तो आदर्शवादी टी.एच. ग्रीन ने दिया था, ग्रीन का नाम ही नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत एडमंड बर्क, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अधिकारों का जो ऐतिहासिक सिद्धांत से हम पहला ही देखेंगे एडमंड बर्क, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी जो है सर हेनरी मैन की बात करें या सेविग्नी, ये सभी राइट हो जाएंगे जहाँ वर्क हैं तो। और अधिकारों का समाज कल्याण का सिद्धांत जो है लॉक तो नहीं है, लॉक प्राकृतिक अधिकारों से है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत के समर्थक ऑस्टिन थे, जॉन ऑस्टिन, बेंथम, हॉब्स, हॉलैंड आदि विद्वान हैं। यानी वैधानिक कानूनी अधिकारों का संबंध जो है बेंथम और हॉब्स और ऑस्टिन से है। और आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक देखिए क्रॉस, हेनरिच, ग्रीन, लास्की और कांट हैं। और ऐतिहासिक सिद्धांत में बर्क सबसे पहले आ जाएंगे, उसके बाद हेगल, हेनरी मैन और सेविग्नी आ जाएंगे। और समाज कल्याण सिद्धांत के समर्थक जो है बेंथम, मिल और रास्को, पाउंड और प्रोफेसर चेफर आदि विद्वान आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है, यह किसका कथन है? तो अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है, ये वाइल्ड के द्वारा कहा गया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य दोनों घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने इन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू बताया है और ग्रीन अधिकार को कर्तव्य का पूरक बताया है। इसी संदर्भ में वाइल्ड ने लिखा है कि अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है, बिना कर्तव्य के अधिकार निरर्थक हो जाते हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने भी कहा था कि कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन है, जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किसने संबंधित है? तो ये बेंथम के द्वारा कहा गया था, जिन्हें हम अधिकार हैं वो अधिकार नहीं है, वो अधिकारों के तौर पर कानून की रचनाएं हैं, ये बेंथम का मानना है। आप देख सकते हैं जर्मी बेंथम, अधिकारों की उपयुक्त परिभाषा जर्मी बेंथम की है। बेंथम के अनुसार अधिकार केवल कानूनों का फल है, बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं है, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं था और कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं है, ये बेंथम का मानना है। बेंथम जो है कानून को प्राथमिकता देते हैं। आप देख सकते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो बेंथम प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना को नितांत घृणा और उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और बेंथम के अनुसार केवल उन्हीं अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार किया जा सकता है जिन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त हो, अर्थात कानूनी वैधानिकता प्राप्त हो। और बेंथम के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत ही निर्धारित करता है कि व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पैन एप्टिकन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है? तो पैन एप्टिकन जो है किसका उदाहरण? जेल का, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मी बेंथम के द्वारा पैन एप्टिकन जो है जर्मी बेंथम द्वारा अभिकल्पित एक प्रकार का संस्थानिक भवन है।
पैनऑप्टिकन दो शब्दों से मिलकर बना है, पेन और ऑप्टिकन। पेन का मतलब कैदी और ऑप्टिकन का मतलब होता है कैदियों पर नज़र रखने वाला, निगरानी करता। अर्थात ऐसी जगह जहाँ कैदियों को रखा जाता है वह स्थान जेल है यानी प्रिजन है, उसी ये जेल से ही संबंधित पेन ऑप्टिकन का सिद्धांत जेरेमी बेंथम के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वास्तविक कानून उसका उद्देश्य आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है, यह कथन किसका है? तो ये हॉब्स का ए राइट आंसर हो जाएगा। हॉब्स ने संप्रभुता संपन्न व्यक्ति यानी लेवियाथन को कानून का स्रोत माना है। अर्थात उस हॉब्स के द्वारा कहा गया था कि मनुष्य ने अपने सभी अधिकार किसको सौंप दिए? लेवियाथन को सौंप दिए। सामाजिक समझौते की प्रकृति के अनुसार लेवियाथन सबको आदेश देता है किंतु किसी अन्य के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वास्तविक कानून उसका आदेश है और उसे ही दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, तो ये प्राकृतिक अधिकार यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव के सभी अधिकारों में जीवन का अधिकार सबसे मौलिक व आधारभूत अधिकार है। यह एक प्राकृतिक अधिकार है जो व्यक्ति को सहज ही प्राप्त होता है। इससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। इस अधिकार के बिना अन्य किसी भी अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए प्राकृतिक अधिकार जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है भी जीवन के अधिकार को संरक्षित करता है और राज्य का दायित्व है कि वह इस बात की व्यवस्था करे कि कोई दूसरा व्यक्ति या राज्य व्यक्ति के जीवन का अंत ना कर सके और जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही आत्मरक्षा का अधिकार भी निहित होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन कौन सी शक्ति है? तो वैधानिक अधिकारों में कानून की शक्ति ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं वैधानिक अधिकारों का मतलब ही कानूनी अधिकारों से है, इसलिए इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का समर्थक है? तो कानूनी अधिकारों का समर्थक कौन हो जाएगा? कानूनी सिद्धांत का समर्थक नहीं है, सॉरी इसमें है नहीं पूछा गया, नहीं है पूछा गया। तो जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों से संबंध रखते हैं, तो इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन जो है कानूनी अधिकारों के समर्थक हैं। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने वाला का श्रेय जाता है, तो किसको जाता है? जॉन ऑस्टिन को जाता है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की यह मान्यता है कि अधिकार राज्य की देन है। संप्रभुता संपन्न होने के कारण राज्य कानून निर्माण की अंतिम सत्ता है और अधिकारों का सृजन कानून द्वारा होता है। ऑस्टिन इस तथ्य को स्वीकार करते हुए अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित है? तो ये कानूनी सिद्धांत ही मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। शिक्षा और सेवायोजन के अधिकार हैं। शिक्षा और सेवायोजन के जो अधिकार हैं सकारात्मक हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा और सेवायोजन जो है नकारात्मक तो हो ही नहीं सकते, इसलिए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों का सर्वाधिक पुराना सिद्धांत है? तो सबसे प्राचीन और पुराना सिद्धांत जो है अधिकारों का, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अधिकारों के संबंध में प्राकृतिक सिद्धांत सबसे अधिक प्राचीन है और इस सिद्धांत के अनुसार मानवीय अधिकार पूर्णतया प्राकृतिक और जन्मसिद्ध अधिकार हैं और अधिकार उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के अंग होते हैं जिस प्रकार उसकी चमड़ी का रंग होता है। इनकी विस्तृत व्याख्या करने का औचित्य बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं सिद्ध होते हैं। अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है पूछ रहा, फिर वही प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अन्य सभी अधिकार मूलतः निकले हैं, तो किससे निकले? प्राकृतिक अधिकारों से ही सभी अधिकारों का जन्म हुआ है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। शक्ति और प्राधिकार में विभेदक तत्व क्या है? शक्ति और प्राधिकार में जो विभेदक तत्व है वो वैधता का है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति और प्राधिकार में प्रमुख जो विभेदक तत्व है वो वैधता है। जब शक्ति को वैधता प्राप्त होती है तब वह प्राधिकार या सत्ता का रूप धारण कर लेता है। वस्तु सत्ता के दो मुख्य घटक होते हैं, एक शक्ति और दूसरा वैधता, यानी पावर और लेजिटिमेसी। किसी नियम या निर्णय की वैधता से यह संकेत मिलता है कि लोग उस नियमन या निर्णय को अपने लिए और सारे समाज के लिए उपयुक्त और कल्याणकारी समझते हैं, इसलिए वे उसे मन से स्वीकार करते हुए उसका पालन करने को तैयार रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अधिकार का लक्षण नहीं है? तो अधिकार का लक्षण कौन है? समाज का संरक्षण, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आप देख सकते हैं अधिकार की सामान्य धारणा के आधार पर अधिकार के निम्नलिखित आवश्यक लक्षण कहे जा सकते हैं: सामाजिक स्वरूप, कल्याणकारी स्वरूप, लोकहित में प्रयोग, राज्य का संरक्षण, सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता। अतः स्पष्ट है कि समाज का संरक्षण अधिकार का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की मान्यता है कि, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अधिकार पूर्व नागरिक समाज से आते हैं। तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की मान्यता यह है कि अधिकार पूर्व नागरिक समाज से आते हैं, अर्थात प्राकृतिक अधिकार जो राज्य से पहले थे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन जॉन लॉक ने जोरदार तरीके से किया था। इन अधिकारों की अंतर्निहित रहता है कि राज्य से पूर्व प्राकृतिक अवस्था में लोगों को यह अधिकार प्राप्त थे और राज्य के आवर्तन का उद्देश्य ही इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है। तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि किसके द्वारा की गई है? केवल कुछ उदारवादियों के द्वारा की गई है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉब्स ने जीवन के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना तथा लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना, और वहीं हर्बर्ट स्पेंसर ने स्वाधीनता के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना। इस प्रकार कुछ उदारवादियों द्वारा प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है। वही थॉमस हॉब्स की बात करें, 1588 से 1679 प्रसिद्ध आंग्ल दार्शनिक विचारक थे। हॉब्स को आधुनिक राजदर्शन का जन्मदाता भी कहा जाता है, और बेंथम के उपयोगितावाद तथा ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत पर उसका प्रभाव स्पष्ट है। अगला क्वेश्चन है, लॉक के अनुसार प्रकृति के राज्य के लोग केवल उसका उपभोग करते थे। तो प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग करते थे, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉक ने एक पुस्तक लिखी थी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हुए कहा कि लोग इनका उपभोग प्राकृतिक अवस्था में करते थे। राज्य के निर्माण के पश्चात भी इन अधिकारों का उपयोग जारी रहता है। अगला है, इन विचारकों में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है प्राकृतिक अधिकारों से कौन हो जाएगा? लॉक, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने स्वीकार किया है कि व्यक्तियों ने राज्य के में प्राकृतिक अवस्था में अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया है? तो ये लॉक मानते हैं, ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉक ने अपनी कृति टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में राज्य के पूर्व प्राकृतिक अवस्था में लोगों के पास प्राकृतिक अधिकारों का होना स्वीकार किया है, और सामाजिक समझौते के द्वारा जब राज्य का निर्माण होता है तब राज्य का सदस्य बनने पर भी लोग अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग नहीं करते, अभी तो उन अधिकारों के साथ वह राज्य के में प्रवेश करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक यह सुझाव देता है कि संपत्ति का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर जो है लॉक हो जाएगा, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। अब जॉन लॉक के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने संपत्ति के अधिकार को इतना व्यापक माना कि उसमें जीवन और स्वतंत्रता को भी सम्मिलित कर लिया, और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण संपत्ति के अभाव में संभव नहीं है, और तो संपत्ति का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, ये लॉक के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को स्वीकार किया था? तो किसके? जॉन लॉक के द्वारा स्वीकार किया गया था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लॉक ने निम्न अधिकारों में से किसे अपनी प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में सम्मिलित नहीं किया है? तो समानता का अधिकार को सम्मिलित नहीं किया, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की बात जॉन लॉक के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो इसमें कार्य का अधिकार, डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। बाकी जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की बात जॉन लॉक के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजनीतिक अधिकारों में किसे सम्मिलित नहीं करते हैं? तो इसका काम पाना, यानी डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। बाकी तीनों राइट हो। राजनीतिक अधिकार, मतदान का अधिकार, सरकार का विरोध करने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, ये तीनों राइट हो जाएंगे। काम पाने का अधिकार राजनीतिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो पूछा गया है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। डी में केवल 2 थॉमस पेन जो है प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक रहे हैं, यानी प्रतिपादक रहे हैं। बेंथम जो है कानूनी अधिकारों के समर्थक रहे हैं, और बर्क जो है ऐतिहासिक अधिकारों के समर्थक रहे हैं, एडमंड बर्क। और थॉमस पेन जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक रहे हैं, जिन्होंने लॉक का भी समर्थन किया था। इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी हम तुलनात्मक राजनीति संबंधित नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और अपने कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।